हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2016 में 31 जुलाई 2016 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के प्रश्न, जो कि आने वाले एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, शेरों की पुनर्परिचित योजना किस अभ्यारण्य में चलाई जा रही है। आपसे पूछा गया है शेरों की जो पुनर्परिचित योजना है वह किस अभ्यारण्य में चलाई जा रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कुनो पालपुर में। शेरों की पुनर्परिचित योजना कुनो पालपुर अभ्यारण्य में है और कुनो पालपुर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के बरखेड़ा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। पूछा गया आपसे किसी राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, महाधिवक्ता। किसी राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होता है और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। 25 अक्टूबर 1951 एवं 21 फरवरी 1952 के बीच क्या हुआ था। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा आयोजन भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, पहले आम चुनाव। भारत में पहली बार आम चुनाव का आयोजन 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच किया गया था और भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, नागपुर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भारत के किस पूर्व कानून मंत्री के नाम पर है। पूछा गया आपसे नागपुर में स्थित हवाई अंतर्राष्ट्रीय अड्डे का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, BR अम्बेडकर। नागपुर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भारत के पूर्व कानून मंत्री BR अम्बेडकर जी के नाम पर रखा गया है और BR अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न है हमारा, घरानों में सबसे प्राचीन घरानों में से एक ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विधा का अनुसरण करता है। पूछा गया आपसे सबसे प्राचीन घरानों में ग्वालियर घराना किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत विधा का अनुसरण करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, ख्याल। सबसे प्राचीन घरानों में ग्वालियर घराना ख्याल संगीत की विधा का अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। अपने राज्य के सबसे युवा और सबसे ज़्यादा उम्र वाले मुख्यमंत्री कौन हैं। पूछा गया आपसे अपने राज्य के सबसे युवा और सबसे ज़्यादा उम्र वाले मुख्यमंत्री कौन हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश सिंह बादल। प्रकाश सिंह बादल पंजाब प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, हैदराबाद में। हुसैन सागर झील हैदराबाद में स्थित है। हुसैन सागर झील का निर्माण 1563 में हजरत हुसैन साहब अली ने करवाया था। यह झील हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहरों को अलग करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ आयोजित किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला शहडोल संभाग का नहीं है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जिला शहडोल संभाग का नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डिंडोरी जिला। डिंडोरी जिला शहडोल संभाग में नहीं आता है। डिंडोरी जिला मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग में शामिल है और जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय जलचर प्राणी है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से भारत का राष्ट्रीय जलचर प्राणी कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, नदी के डॉल्फिन।
गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आपको याद रखना है, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह है गंगा डॉल्फिन। गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है वह भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। राज्यसभा के सभापति के पास है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है राज्यसभा के सभापति के पास वोटिंग का कौन सा अधिकार होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बराबरी के मामलों में वोट करने का अधिकार। राज्यसभा के सभापति के पास बराबरी के मामलों में वोट करने का अधिकार होता है। राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा के सभापति का वोट निर्णायक वोट कहलाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य भारत प्रदेश के कौन से कवि ब्रह्म राक्षस के लेखक है। आपसे पूछा गया मध्य प्रदेश के कौन से हिंदी कवि ब्रह्म राक्षस के लेखक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से किसके द्वारा ब्रह्म राक्षस की रचना की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गजानन माधव मुक्तिबोध ब्रह्म राक्षस के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। ब्रह्म समाज किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, न्यायतंत्र। भारत में न्यायतंत्र अर्थात भारत का सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। दुनिया में ज्वार हलोफिथिक सदाबहार जंगल का सबसे बड़ा एकल खंड है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन सा दुनिया में ज्वार हलोफिथिक सदाबहार जंगलों का सबसे बड़ा एकल खंड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सुंदरबन। सुंदरबन दुनिया में ज्वार हलोफिथिक सदाबहार जंगल का सबसे बड़ा एकल खंड है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका निर्माण गंगा बेसिन के द्वारा हुआ है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। पूछा गया आपसे तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ग्वालियर में। प्रत्येक वर्ष तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में तानसेन के मकबरे के नज़दीक आयोजित किया जाता है और तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था, इसे आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, आयुर्वेद की सबसे प्राचीन किताब कौन सी है। पूछा गया आपसे आयुर्वेद की सबसे प्राचीन किताब कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है चरक संहिता। आयुर्वेद की सबसे प्राचीन किताब है चरक संहिता। इसकी रचना चरक के द्वारा की गई है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। संविधान सभा द्वारा संविधान इस दिन पारित हुआ था। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है संविधान सभा द्वारा संविधान किस दिन पारित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और भारत में संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अमीबा से बाहर निकलने वाले विभिन्न लंबाइयों के प्रोजेक्शंस जो कि उसके संचलन और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं क्या कहलाते हैं। पूछा गया आपसे अमीबा से बाहर निकलने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्शन जो कि उसके संचलन और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कशाभिका। अमीबा से बाहर निकलने वाले विभिन्न लंबाई के प्रोजेक्शन कशाभिका कहलाते हैं जो कि उसके चलने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है और इसमें द्विआधारी विखंडन विधि द्वारा प्रजनन होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। वे जीव जिनमें अरबों कोशिकाएं होती हैं अपने जीवन की शुरुआत एकल कोशिका के रूप में करते हैं जो है, आपको बताना है इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा एकल कोशिका का उदाहरण है।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 निषेचित अंडा। वे जीव जिनमें अरबों कोशिकाएं होती हैं जीवन की शुरुआत एकल कोशिका के रूप में करते हैं और निषेचित अंडा एकल कोशिका का उदाहरण है और मानव शरीर भी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। 2 या 2 से अधिक सेल के युग्म को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे 2 या 2 से अधिक सेल के युग्म को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बैटरी। 2 या 2 से अधिक सेल के युग्म को बैटरी कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। मूत्र के संगठक हैं, 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से मूत्र के संगठक क्या क्या हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य पदार्थ मिलकर मूत्र का निर्माण करते हैं। मूत्र में यूरिया उपस्थित होता है और मूत्र में दुर्गंध उसमें उपस्थित अमोनिया की वजह से होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। कौन सी धातु स्वचालित वाहनों द्वारा उत्पन्न निष्कासित गैसों में उपस्थित होती है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सी धातु स्वचालित वाहनों द्वारा उत्पन्न निष्कासित गैसों में उपस्थित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 सीसा धातु। स्वचालित वाहनों से निकले धुएं में सीसा धातु उपस्थित होती है जो कि वायु प्रदूषण का कारण बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। नरम जमीन पर ऊंची एड़ी के जूते की अपेक्षा समतल जूते पहनकर चलना आसान होता है, क्यों? पूछा गया आपसे नरम जमीन पर ऊंची एड़ी के जूते की अपेक्षा समतल जूते पहनकर चलना आसान होता है, क्यों? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 संपर्क क्षेत्र बड़ा एवं लगाया गया दाब कम होता है। नरम जमीन पर ऊंची एड़ी के जूते की अपेक्षा समतल जूते पहनकर चलना आसान होता है क्योंकि समतल जूते पहनकर चलने पर संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिससे दबाव कम लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित परिवर्तनों में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 आकाश में बादलों का निर्माण। आकाश में बादलों का निर्माण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, यह हमारा अगला प्रश्न। यौवन आरंभ पर आदित्य के चेहरे पर मुहासे विकसित हो गए हैं, यह निम्न कारण से हुआ है। 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है यौवन आरंभ पर आदित्य के चेहरे पर मुहासे विकसित हो गए हैं, यह किस कारण से हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 त्वचा ग्रंथियों की गतिविधियों में वृद्धि के कारण यौवन आरंभ पर आदित्य के चेहरे पर मुहासे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, श्वास नली द्वारा श्वसन देखा जा सकता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से किसके द्वारा श्वास नली द्वारा श्वसन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 कीटों में। कीटों में श्वास नली द्वारा श्वसन होता है और कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। एक किसान अपने खेत में 2 प्रकार के फसलों की खेती करता है, उनमें से एक फसल फलीदार मटर है। फसल के इस विशेष संयोजन द्वारा निम्न में से कौन सा खनिज प्राकृतिक रूप में मृदा में पाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। दलहनी पौधों की जड़ें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। यदि वह मटर फसल बोता है तो मिट्टी में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन पाया जाएगा क्योंकि जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जमीन के बड़े हिस्से में उगाई जाने वाली रोपण फसलें हैं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से कौन सी फसलें जमीन के बड़े हिस्से पर उगाई जाने वाली रोपण फसलें हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 काफ़ी और रबर जमीन के एक बड़े हिस्से पर उगाई जाने वाली रोपण फसलें हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, आधार सेल क्या है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है आधार सेल किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 मृदा की सबसे गहरी परत जो सख्त है। मृदा की सबसे गहरी परत जो कि सख्त है उसे आधार सेल कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बल जो वस्तु की गति को विरोध करता है क्या कहलाता है? आपसे पूछा गया ऐसा बल जो वस्तु की गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है घर्षी बल। घर्षी अर्थात घर्षण बल
किसी वस्तु की गति का विरोध करता है और घर्षण बल के कारण ही हम चल पाते हैं और घर्षण बल के कारण ही जो मशीनें होती हैं उनके कल पुर्जे घिस जाते हैं। तो घर्षण बल के लाभ और हानि दोनों होते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। सीएफसी इनमें से किसका संक्षेप है? 4 ऑप्शन है, आपको पूछा गया है सीएफसी इनमें से किसका संक्षेप है, या आपको बताना है कि सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और सीएफसी की वजह से ओजोन परत को हानि पहुंचती है, और ओजोन परत का जो आणविक सूत्र होता है वह O3 होता है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद।